आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार को हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ईडी को कड़ी फटकार भी लगी। जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के सोनीपत से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सुरेंद्र पवार के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी बेटे और बहू संभाल रहे थे। हाईकोर्ट की ओर से न सिर्फ सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया, बल्कि कोर्ट ने सुरेंद्र पवार के खिलाफ 25 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस को भी खारिज कर दिया है। दरअसल जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से अवैध खनन के मामले में एक्शन लेते हुए सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया था। पवार की दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई थी। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज केस में उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से एक्शन लिया गया और लगातार हिरासत में रखने की मांग होती रही। इस पर बेंच की ओर से कहा गया, सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई। वह उन लोगों में से थे जिन्हें इस केस में गिरफ्तार किया गया। ईडी की ओर से लगातार एक ही जैसी दलीलें देते हुए कस्टडी रिमांड मांगी गई। यह कहा गया कि आरोपी के तौर पर वे सहयोग नहीं कर रहे हैं, व्यवहार भ्रमित करने वाला है और दूसरे लोगों से सामना कराने की जरूरत है। इस पर याची ने ईडी की दलीलों को चुनौती दी है और कहा कि अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने पहले ही रिमांड दी भी थी, लेकिन उसे बाद में एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। इस सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व नेता निखिल मदन को मुकाबले में उतारा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पवार ने 2019 में तत्कालीन मंत्री रही कविता जैन को चुनाव हराया था। हालांकि कविता जैन 2009 और फिर 2014 में चुनाव जीतकर भी आई थी। पिछले चुनाव में सुरेंद्र पवार को यहाँ 79,438 वोट मिले, जबकि उन्होंने करीब 30,000 वोटों के अंतर से कविता को शिकस्त दी थी। बता दें कि साल 2014 के चुनाव में पवार सोनीपत सीट पर इसी सीट से INLD के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। तब वह इस सीट पर तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि हरियाणा में माहौल कांग्रेस के लिए ठीक ठाक है। ऐसे में सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी के बावजूद पार्टी की ओर से उनका टिकट नहीं काटा गया था और सोनीपत से वे उम्मीदवार बने रहे। जेल में रहने के दौरान उनकी बहू और बेटे लगातार उनके पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील करते रहे और चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। अब जाहिर सी बात है कि जब वो बाहर आएंगे तो अब वे खुद प्रचार करेंगे और कहीं न कहीं उन्हें जीत मिल सकती है। हार्ट अटैक की वजह से जमीन पर गिरे एक बुजुर्ग के लिए 2 कांस्टेबल मसीहा साबित हुए। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बुजुर्ग को CPR देना शुरू किया। वो तब तक डटे रहे जब तक कि बुजुर्ग को मौत के मुंह से वापस न ले आए। जानकारी के मुताबिक ये घटना तब हुई जब रात को लगभग 10 बजे GRP आगरा थाना कैंट में 2 वृद्ध शिकायत लिखवाने आए थे। इस दौरान नाइट ड्यूटी पर हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल रविंद्र चौधरी मौजूद थे। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि ये तस्वीरें थाने के अंदर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग मेज के पास खड़े हुए कांस्टेबल रविंद्र चौधरी को अपनी शिकायत लिखवा रहे हैं। देखते ही देखते बुजुर्ग अचानक नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वहां मौजूद हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल रविंद्र चौधरी तुरंत हरकत में आते हैं। दिल के दौरे की संभावना भांपकर तुरंत दोनों बुजुर्ग को CPR देना शुरू करते हैं। इसी बीच कांस्टेबल रविंद्र एक अन्य शख्स से पानी मंगवाते हैं जो बुजुर्ग का ही जानकार बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिसकर्मी उनके चेहरे पर छींटे मारते हैं। इसके बाद कांस्टेबल रविंद्र चौधरी बाहर से मदद मांगने के लिए जाते हैं। वहीं हेड कांस्टेबल राकेश कुमार उन्हें CPR देना जारी रखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। तकरीबन 1 मिनट तक हेड कांस्टेबल बुजुर्ग को CPR देते हैं, जिसकी कुछ ही देर बाद बुजुर्ग अपनी आंखें खोलते हैं। कुछ ही देर बाद बुजुर्ग के जानकार को उनका हालचाल लेने के लिए अंदर बुलाया जाता है।
इसके बाद पुलिसकर्मी बुजुर्ग को सहारा देकर उठाते हैं और इसके बाद उन्हें खड़ा कर वरांडा में लगी कुर्सी पर आराम करने के लिए ले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक आगरा के जीआरपी कैंट थाने में बुजुर्ग मोबाइल गिरने की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उन्हें तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। महज 1 मिनट की सीपीआर से बुजुर्ग की जान बच गई। ये मामला बीते 16 सितंबर की तारीख का बताया जा रहा है। घटना पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। अब ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो पर पुलिसकर्मियों की भर भर तारीफें हो रही है। इस वीडियो पर एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, दिमाग से बहुत ही त्वरित कार्रवाई की तथा बुजुर्ग की जान बच गई। इस बुजुर्ग की जान शायद श्री राकेश तथा श्री रविंद्र के हाथों ही बचना लिखा था, अन्यथा रास्ते में बुजुर्ग को कुछ भी हो सकता था। दोनों पुलिसकर्मियों ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, बहुत बहुत साधुवाद। दोनों ही आदरणीय बंधुओं की सतर्कता से जीवन बचाना बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। आज वो बुजुर्ग व्यक्ति देवदूत के रूप में आपको मानता होगा। ऐसे एक नहीं, सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स देखे गए जिसमें पुलिसकर्मियों की त्वरित कार्रवाई के लिए उनकी जमकर तारीफ की गई। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर इस साल चुनाव होने हैं। प्रदेश के तीनों गठबंधन दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गठबंधन वाली महायुति की सरकार इस समय महाराष्ट्र में है। दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार के गठबंधन वाला महाविकास आघाड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और इस बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने यहां तक कहा है कि महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा अगले 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। बता दें, मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर भी महाविकास आघाड़ी का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने मुंबई की 6 में से 4 सीटें जीतकर महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। इस बीच एक और खबर ने सबको चौंका दिया है। खबरों की माने तो पूर्व सांसद प्रिया दत्त को कांग्रेस बांद्रा पश्चिम से उम्मीदवार बना सकती है। बांद्रा पश्चिम के मौजूदा विधायक मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आशीष शेलार के खिलाफ प्रिया दत्त को उतार सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस प्रिया दत्त को बांद्रा पश्चिम सीट से उतारने की तैयारी कर रही है। प्रिया दत्त पूर्व कांग्रेस सांसद है और माना जाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में प्रिया दत्त का अच्छा खासा प्रभाव है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने यहां से जीत हासिल की थी। इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को 69,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को सफलता मिलने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोकसभा के रुझान को देखते हुए आशीष शेलार को प्रिया दत्त कड़ी टक्कर दे सकती हैं। एमबीए के बीच 70% सीटों पर बात बन चुकी है। रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच 70% सीटों पर बात बन चुकी है। हालांकि कुछ सीटें हैं जिन पर फाइनल मुहर लगना बाकी है। वहीं अब 30 सितंबर को एमवीए में शामिल तीनों दलों की अहम बैठक होनी है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच अधिकतर सीटों पर सहमति बन गई है। इसमें 100 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, 100 सीटों पर कांग्रेस, 84 सीटों पर शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार उतारने की बात बनी है, जबकि 4 सीटें सहयोगी दलों को देने पर मुहर लगी है। क्या ठाकरे की शिवसेना छोड़ेगी बांद्रा ईस्ट सीट? पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी ने बांद्रा ईस्ट सीट से जीत हासिल की थी। अब जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी है। सिद्दीकी ने तब शिवसेना उम्मीदवार को हराया था। अब राज्य में महाविकास आघाड़ी एकजुट हो चुकी है। ऐसे में ठाकरे की शिवसेना बांद्रा पूर्व सीट हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस भी इस सीट को लेकर दावा पेश कर सकती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक बार फिर से जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का मामला सामने आया है। इस बार ये घटना महाराष्ट्र के ठाणे में सामने आई है। ये हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। एक जूस बेचने वाले पर जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी अली खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो करीब 1 महीने पुराना है। वीडियो में अली खान एक पॉलिथीन में यूरिन निकालकर ठेले में रखता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि वो बिन हाथ धोए लोगों को फल दे दिया करता था। मामले में कई वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि किसी कस्टमर ने उसको ये हरकत करते देख लिया था।
उसने आरोपी अली खान का ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने लगा। वायरल वीडियो को देखकर लोगों में बेहद गुस्सा है। वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो मामले की जांच शुरू की गई। वीडियो को देखकर जो आरोप लगाए गए उनके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर 20 साल का अली ऐसी हरकत क्यों करता था। क्या हुआ है बच्ची के साथ, पूरा बताओ। मेरी बच्ची 10:30 बजे पेपर देकर आई थी, फिर वो खेल रही थी। 10:41 पे वो लेके गया, जो वीडियो में देखा हमने, ले गया वो महल पे। वो एक गेट है उसमें बड़ा ले गए, और तो हनुमान जी का दर्शन हुआ, बंदरों ने आ गए, मेरी बच्ची की जान बचा। कहाँ, कैसे, बच्ची ने क्या बताया? बच्ची ने कहा मेरा मुंह दाबा ऐसा से करा मेरी गैल, ये बताया उसने, गंदा काम करा मेरे गैल। अच्छा, तो फिर वहाँ बंदर आ गए थे? क्या बंदर आ गए थे जी, बंदरों की वजह से वो छुट के भाग गया, छोड़ के भाग गया उसे बच्ची को। भाग के रो आके घरों रोई, चीज जाकर का पापा मार देगा, मुझे मार देगा, तुम्हें मार देगा, ना धमकी भी दी मारने की उस लड़के ने। मुझे इंसाफ चाहिए जी, उसे कैसे भी करके आप ढूंढ के दो। कौन है वो? ये नहीं पता लग रहा जी, अब तक वो यूं ही नहीं पता पा रहा जी। कैमरे में भी कुछ क्या दिखा? हाँ, वीडियो है जी उसकी, वीडियो है उसकी। अच्छा, वीडियो वायरल कर रखी है जबरदस्त, पर कोई रास्ता ये नहीं मिल रहा, नहीं अभी तक कोई ढूंढ गया। यू आ रहा कि यू है, अभी कोई बाहर का बता रहा, कोई गांव का बता रहा जी। ये जैसा फुटेज में दिख रहा है उसमें बच्ची साथ है, वो मस्जिद में जा रहा, क्यों गया मस्जिद में? मस्जिद में या तो उसे कैमरे दिखाई दिए, उसे कैमरों की वजह से वो देख कर उल्टा फिरा, मस्जिद में लेकर पड़ा था, फिर वहां से फिर उल्टा लेकर सूदा गया, फिर आगे जाके फिर इस गली है मैं इधर जा रही, उस पर को भी लेके गया। बच्ची का मुंह दाबा, उसे सुआ है, जिस कारण तो उसके पीछे पीछे हाथ पकड़ के वो लेके गया। दरिंदे से आपकी बच्ची बची है, क्या कहेंगे, किस वजह से बच्ची बची? हनुमान जी के मेहरबान है जी, बंदर ना टाइम पाते थे, मेरी बच्ची नहीं बचे। भीड़ करना, भागना पड़ना, ये तो बात की बात है, जब कहीं समझ ना मिले। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए आज यानी बुधवार 25 सितंबर को मतदान किए जा रहे हैं। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 6 जिलों की बात करें तो इनमें से 3 जिले जम्मू डिवीजन में हैं और 3 जिले घाटी के शामिल हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रमुख रविंद्र रैना शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव में करीब 2.5 मिलियन मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए इन 6 जिलों में 3,502 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से 1,056 शहरी तो 2,446 ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के दूसरा चरण काफी अहम है क्योंकि इसमें कई प्रमुख उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, गंदरबल और बडगांव सीट से चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा सेंट्रल
शांगटेंग से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा से चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि रैना ने 2014 में ये सीट जीती थी। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा दी है। इसके अलावा 157 स्पेशल वोटिंग सेंटर भी दूसरे चरण के मतदान में स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण में एक ऐसा चेहरा भी है जो इंजीनियर राशिद की तरह जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। अलगाववादी नेता सरजन अहमद वागे उर्फ बरकाती ने बीरवाह और गंदरबल से पर्चा भरा है और वह फिलहाल अभी जेल में बंद है। बता दें कि गंदरबल में उन्होंने उमर अब्दुल्ला खिलाफ दाव चला है और इंजीनियर राशिद की तरह नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था। इंजीनियर राशिद ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी। इससे बरकाती भी उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उनके हक में फैसले लेगी। दूसरे चरण के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी चननपोरा से, पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर खन्यार से, अब्दुल रहीम थारर, चरार ए शरीफ, चौधरी जुल्फिकार अली बुढ़ल और सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट से चुनावी मैदान में हैं। चौधरी जुल्फिकार अली और सैयद मुश्ताक बुखारी इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पहले चरण में 61.38% मतदान दर्ज किए गए थे। तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस बार श्रीनगर जिले में 93, बड़गांव जिले में 46, राजौरी जिले में 34, पुंछ जिले में 25, गंदरबल जिले में 21 और रियासी जिले में 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार पहले चरण से ज्यादा मतदान होंगे। हरियाणा में जनता का मूड क्या है? सीधे तौर पर किसी एक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। नवभारतटाइम्स.com के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक 2024 का विधानसभा चुनाव को जिस तरह एक तरफा बताया जा रहा है वैसा है नहीं। हर 5 किलोमीटर तक लोगों का मूड अलग अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बात तय दिख रही है कि जाति की राजनीति ही चुनाव में राजनीतिक दलों का फैसला करने वाली है। बीजेपी गैर जाट वोटरों के बीच अभी भी लोकप्रिय है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जाट कांग्रेस की ओर दिख रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी कैंपेन में इस चुनाव को अंदर खाने 35 बनाम 1 की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। हरियाणा में 36 बिरादरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जाट एक तरफ तो दूसरी तरफ बाकी बची हुई 35 बिरादरी को शामिल किया गया है। आज तक के एक शो पंचायत हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा में हाफ किया है, विधानसभा में बीजेपी साफ हो जाएगी। कांग्रेस को हरियाणा में जनता से जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। हुड्डा ने कहा कि मैंने जो अनुभव किया है उसके हिसाब से हरियाणा की सभी 36 बिरादरियां मन बना चुकी हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में चुनावी माहौल का शोर है, तो बड़े बड़े शहरों की रैलियों से लेकर गली मोहल्ले की चर्चाओं तक हर एक पार्टी का नेता जनता को लुभाने के लिए यही नारा दे रहा है। हरियाणा में एक बार फिर अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है। वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की कोशिशों में जुटी है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी की घोषणा पत्र समिति के मुखिया ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, अगर पार्टी चुनाव में सत्ता में वापसी आती है तो हमने 36 बिरादरी में से हर एक हितों की देखभाल के लिए एक कल्याण बोर्ड का वादा किया है। हरियाणा में 36 बिरादरी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुज्जर, पंजाबी, विश्नोई, औड, जैन, डाकौत, कुम्हार, सैनी, खाती, सुनार, धोबी, तेली, दर्जी, मनियार, जोगी, नाई, स्वामी, मीना, अहिर, भील, लोहार, सपेरा, रोड, वाल्मीकि, त्यागी, धानक, नायक, कुर्मी, डूम, गवारिया, चमार और माली शामिल होते हैं। एक जाति के लोग चाहे वे अलग अलग जगहों पर रह रहे हों, सभी को एक बिरादरी कहा जाता है और इस बिरादरी के अंतर्गत अलग अलग गोत्र के लोग हो सकते हैं। जैसे जाट बिरादरी के लोग हरियाणा के लगभग हर जिले में होते हैं और इनके अलग अलग गोत्र हैं, जैसे अहलावत, रावत, हुड्डा, तंवर, तोमर, डागर, पुनिया, देसवाल और राठी। इसके अलावा भी अन्य तरह के गोत्र होते हैं। हरियाणा का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। इसमें एक थ्योरी ये भी है कि प्राचीन काल में इस भूमि खंड पर 36 राजवंश यानी राजसी कुल हुआ करते थे और इन्हीं कुलों के आधार पर 36 बिरादरी की अवधारणा सामने आई है। लेकिन आज हरियाणा के प्रमुख जाति समुदायों को 36 बिरादरी का नाम दिया जाता है।
राजनीति की बात करें तो 36 बिरादरी का मुहावरा हर एक पार्टी अपनी छवि लोगों के बीच मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। राजनेता इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि वे हर एक जाति के हित का ध्यान रखेंगे। उनकी कोशिश अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाना है। हरियाणा में आज भी बहुत से लोग जाति विशेष के आधार पर मतदान करते हैं। ऐसे में बिरादरियों की बात होना बेहद स्वाभाविक है। पार्टियां भी इसी आधार पर अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारती हैं। 5 अक्टूबर के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अन्य लोगों के अलावा 21 ओबीसी, 17 जाट, 11 ब्राह्मण, 11 पंजाबी हिंदू, 5 बनिया और 2 मुसलमान उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरा है। कांग्रेस की बात कर ले तो उसने 26 जाट उम्मीदवार, 20 ओबीसी, 17 एससी, 11 सिख या फिर पंजाबी हिंदू, 6 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम और 2 वैश्य और 1 राजपूत, बिश्नोई और रोर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि 36 बिरादरियों का साथ किसको मिलता है, कांग्रेस या फिर भाजपा। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा सांसद कंगना रनौत की ओर से 3 कृषि कानूनों को बहाल करने की मांग वाली टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। बीजेपी का कहना है कि उन्हें पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन कर। अब कंगना ने भी अपने इस बयान पर सफाई दी है और सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान को साझा करते हुए लिखा है कि हाँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इनसे पार्टी का कोई सरोकार नहीं। बता दें कि इससे पहले मंगलवार 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि 3 कृषि कानूनों, जिन्हें किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद वापस ले लिया गया था, सरकार को वापस लाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, मुझे पता है ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि 3 कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करती हूं कि वो अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। अब कंगना के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने इसे लेकर लिखा है, तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। बीजेपी एमपी कंगना रनौत। जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालफत करते हुए 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहले जवाब हरियाणा देगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से कंगना के बयान वाले वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। कांग्रेस की इस सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा गया है कि अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानूनों की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार और उनके सांसद कितना ही जोर लगा लें। वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के, मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊं। यूपी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा है निशाना।
गाजीपुर में एनकाउंटर की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। उस पर सुल्तानपुर लूट की घटना और अब गाजीपुर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया। इस पर सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी किसी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, मगर राजनीति में वो ग्राम प्रधानी के भी योग्य नहीं। योगी आदित्यनाथ जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊं, ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान ले वहां तो हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 कांस्टेबलों जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या के आरोपी मोहम्मद जाहिद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के बाद इस बदमाश को ढेर किया। बदमाश घायल हुआ। इस दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाहिद पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। अब पुलिस की इस कार्रवाई पर भी अफजाल अंसारी सरकार को घेरते दिख रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए, पकड़ के गोली मार दीजिए, केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा तई कहना लोग के ठाकुरों पे मार दिया जाओ। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया वायलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है और दोनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोनों परिवार के पीड़ितों के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खड़ी है। हम सब लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। बता दें कि अफजाल अंसारी 5 बार के विधायक और 3 बार के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में वो बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2024 में उन्होंने सपा का दामन थामा और अखिलेश यादव ने उन्हें गाजीपुर से टिकट दिया। इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के पारसनाथ राय को हराया था। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अपने चरम पर है। लेबनान के घरों में मिले मौत के सामान से इजरायल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इजरायल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के घरों में खतरनाक हथियार जैसे कि क्रूज मिसाइलें, बड़े वॉरहेड वाले रॉकेट और ड्रोन छुपाए हुए हैं। इस सिलसिले में इजरायल कुछ तस्वीरें भी जारी कर रहा था, जिनमें से एक में लंबी दूरी का रॉकेट भी दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जारी होने के बाद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम कुबैसी समेत 6 लोग मारे गए हैं। कुबैसी का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा नुकसान है। इजरायल के हमलों को लेकर लेबनान की सरकार का कहना है कि 2006 के बाद ये पहली बार है जब लेबनान में इतनी बड़ी तबाही हुई है। बेरूत में कई जगहों पर पिन पॉइंट हमले हुए हैं। इजरायल ने ऐसा हमला किया है जिसकी कल्पना ना तो हिजबुल्लाह कर रहा था और ना ही लेबनान। विध्वंसक विस्फोट के साथ ही इजरायल ने लेबनान में शुरू किए गए अपने सैन्य अभियान को नदन एरोज नाम दिया है। इजरायल के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद उत्तरी इजरायल की रक्षा करना है। उत्तरी इजरायल के शहरों को हिजबुल्लाह और उसके हमलों से मुक्त करवाना है। ऑपरेशन नदन एरोज से हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है इजरायल। हिजबुल्लाह जब भी हमला करता है तो वो उत्तरी इजरायल में ही तबाही मचाता है। उत्तरी इजरायल से लगती सीमा की दूसरी तरफ ही हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं। इन्हीं लॉन्च पैड से वो रॉकेट फायर करता है। यही वजह है कि ऑपरेशन नदन एरोज के तहत हिजबुल्लाह और उसकी सैन्य शक्ति को तहस नहस किया जा रहा है, ताकि उत्तरी इजरायल पर मंडरा रहे विनाश के बड़े खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।
खबरें हैं कि हमलों के बाद हजारों की संख्या में लेबनान के नागरिक दक्षिण की ओर भागे हैं। इसे साल 2006 के बाद सबसे बड़े स्तर पर पलायन के रूप में भी देखा जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के नागरिकों से इलाका खाली करने की भी अपील की थी। खासतौर से पूर्वी और दक्षिण लेबनान के नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई थी। साथ ही उन्होंने इस चेतावनी को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा था, हमारा ऑपरेशन पूरा होने के बाद आप सुरक्षित अपने घरों में वापस लौट सकते हैं। अमेरिका पश्चिम एशिया में और अधिक सैनिक भेजेगा। एजेंसी की माने तो लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह बलों के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर अमेरिका पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध के और भड़कने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी कि प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया कि कितने अतिरिक्त सैनिक भेजे जाएंगे या उन्हें क्या काम दिया जाएगा। इस क्षेत्र में वर्तमान में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक हैं। ये नई तैनाती लेबनान के अंदर इजरायली बलों द्वारा किए गए बड़े हमलों के बाद की गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब।